हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले 2 वीडियो में हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज उसी टॉपिक का 3rd पार्ट है, तो आज उसके आगे हम कुछ नए लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला लिटरेरी डिवाइस है ब्लैंक वर्स। तो गाइस, व्हाट इज ब्लैंक वर्स? बट ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, इन दोनों लिटरेरी डिवाइस को पढ़ने से पहले हमें मीटर के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना मीटर के बारे में जाने हम इसको नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मीटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मीटर क्या होता है? तो बच्चों, मीटर सिलेबल का बना होता है। मीटर किसका बना होता है? सिलेबल का बना होता है। और सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल है किसी वर्ड का एक पार्ट जिसको हम एक बार में प्रोनाउंस कर पाते हैं, एक बार में हम जिसको बोलते हैं उसे ही हम कहते हैं सिलेबल। तो सिलेबल क्या है? अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ सिंगल साउंड। क्या है? सिलेबल किसी शब्द का एक पार्ट है जो सिंगल साउंड में बोला जाता है, जो एक झटके में या एक बार में या एक टुकड़े में बोला जाता है, वो क्या कहलाता है? सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है डिफाइन। एक वर्ड है डिफाइन। अगर हम इसको बोलते हुए देखें, आप उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए, प्रोनाउंस करने के बाद देखिए कि आप इसको कितने टुकड़ों में बोल रहे हैं, कितने बार में बोल रहे हैं। तो आप पाएंगे डिफाइन, डिफाइन 2 बार में आप बोल रहे हैं। तो इस वर्ड में 2 सिलेबल हो गए, 2 सिलेबल हो गए। और जब किसी वर्ड में 2 सिलेबल हो जाते हैं तो वो दोनों सिलेबल मिल करके एक फीट का निर्माण करते हैं या एक फुट बनाते हैं। फीट या फुट दोनों सेम हैं। तो किसी वर्ड में जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं तो वो दोनों सिलेबल मिल करके एक फीट या एक फुट का निर्माण करते हैं या फुट बनाते हैं। और यही जो हम बोलते हैं, जो सिलेबल हम यूज कर रहे हैं या जितने सिलेबल में हम वर्ड को बोल रहे हैं, यही सिलेबल एक होता है अनस्ट्रेस्ड, एक होता है स्ट्रेस्ड। इट मीन्स किसी एक सिलेबल पे हमारे बोलने का जो फोर्स है, हमारे सांसों का जो फोर्स है, वो ज़्यादा पड़ेगा और किसी एक पर कम पड़ेगा। जिस पर अपने सांसों का जोर कम पड़े, फोर्स कम पड़े, जिन पे बोलने के लिए हमें कम सांसों की आवश्यकता पड़े, वो कहलाता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। और जिन पे या जिनको बोलने के लिए हमें सांसों की अत्यधिक आवश्यकता पड़े या ज़्यादा आवश्यकता पड़े, वो कहलाता है स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो बच्चों, इस वर्ड में अगर हम देखें डिफाइन, डिफाइन, तो हमें अपनी सांसों को ज़्यादा जोर कहाँ देना पड़ रहा है? फाइन वर्ड पे। और डी को हम कम सांसों में बोल पा रहे हैं। तो ये हुआ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और ये हो गया स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो बच्चों, यही अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल मिल करके जो क्रम चलता रहता है पोएम में या किसी पोएम की लाइन में, इसी को कहा जाता है मीटर। तो आई होप आपने मीटर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। तो बच्चों, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स अपने सिलेबस में 2 हैं लिटरेरी डिवाइस। एक है ब्लैंक वर्स और दूसरा है फ्री वर्स। हल्का सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है इन दोनों में। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ऐसी पोइट्री जो
या ऐसी पोइट्री जिसमें रेगुलर मीटर तो नहीं हो बट राइम ना हो, ऐसी पोइट्री जिसमें मीटर रेगुलर चलता रहे। अभी मैंने आपको बताया मीटर क्या है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का क्रम चलते रहना ही मीटर कहलाता है। तो ब्लैंक वर्स में क्या है, मीटर तो क्रम से चला जा रहा है लेकिन उसकी राइमिंग नहीं है। राइमिंग के बारे में आपको बताएं तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। राइमिंग क्या है, जब हम पोएम की लाइन के लास्ट वर्ड को पढ़ते हैं या जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो जो सिलेबल निकल के आता है तो लास्ट वर्ड्स के सिलेबल को मैच करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब बनती है राइमिंग, तब बनती है राइमिंग। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, पहले 12th क्लास में इंग्लिश में थी और उसकी जो 4 लाइन काफ़ी फेमस है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमेशा लिख करके अपने टेबल पे रखा जाता था। तो उस लाइंस को मैं एक बार बोलने जा रहा हूँ, आप उसकी राइमिंग को देखिएगा। उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स। जब वो जंगल में जा रहा होता है तो घुड़सवारी से सवारी करते करते जंगल के नज़ारों को देख करके वो रुक जाता है और वो कहता है कि द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट ए प्रॉमिस आई हैव टू कीप बिफोर टू गो या माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब इन 4 लाइन्स में आपने देखा है, 4 लाइन्स पे आपने नोटिस किया होगा तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड था, क्या था कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, लास्ट वर्ड हुआ डीप। दूसरी लाइन में क्या बोला था उसने, बट ए प्रॉमिस आई हैव टू कीप, लास्ट वर्ड क्या था दूसरी लाइन का, कीप। तीसरी लाइन क्या थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अगला जो वर्ड निकलता है तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड वो है स्लीप। और फोर्थ लाइन में भी तीसरी लाइन रिपीट हुई है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बच्चों ये जो लास्ट वर्ड है अपने इन चारों लाइन के, इनकी हम राइमिंग देखते हैं तो देखिए लास्ट में ईप 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 और ईप, इनकी सेम साउंड प्रोनाउंस हो रही है या इनमें सेम सिलेबल निकल के आ रहा है ईप। तो ये जो बच्चों ये जो बन रहा है ये अपना होता है राइमिंग। राइमिंग मतलब अगर हम राइमिंग स्कीम, आपने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में सोनेट के बारे में, तो आपने पढ़ा था मिल्टोनिक सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, उसमें आपने राइम स्कीम के बारे में भी पढ़ा था। अगर हम उसी तरह से इसकी राइमिंग को मार्क करने चलें तो इसकी राइमिंग जो बन के आएगी वो क्या है, राइमिंग कैसे बनाते हैं, जो सेम साउंड प्रोनाउंस हो रहा है उसको एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ईप है तो अगर हमने इसको ए नाम दे दिया तो यहाँ पे भी ईप ही आ रहा है तो सेम नाम रहेगा ए, यहाँ पे भी ईप ही आ रहा है, यहाँ भी राइमिंग क्या बनेगी ए, और यहाँ पे भी ईप आ रहा है तो यहाँ भी राइमिंग बनेगी ए। तो बच्चों ये होता है राइमिंग। तो हम यही पढ़ रहे थे ऊपर कि ब्लैंक वर्स में मीटर, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का जो क्रम है वो लगातार चलता रहेगा, क्रम से चलता रहेगा, रेगुलरली चलता रहेगा, एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, बट इसमें राइमिंग नहीं होती है। किसमें, ब्लैंक वर्स में। तो आपको समझ में आ गया कि ब्लैंक वर्स में क्या है, मीटर तो है, रेगुलर मीटर तो है, बट उसमें राइमिंग नहीं है। तो ये ऐसी पोएम क्या कहलाती है, ब्लैंक वर्स। दूसरा जो अपना लिटरेरी डिवाइस है वो है फ्री वर्स। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस हल्का सा है। इसमें क्या था कि मीटर था, राइमिंग नहीं थी, बट इसमें ना तो मीटर है और ना ही राइमिंग है। मतलब ये जो पोइट्री लिखी जाती हैं ये विदाउट रेगुलर मीटर एंड विदाउट राइम लिखी जाती हैं। इट मीन्स ऐसी पोएम्स को लिखने में
पूरी तरह से फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है किसको, पोएट को। मतलब पोएट अपने अकॉर्डिंग लिमिटेशन से फ्री होकर के किसी भी तरह से पोएम लिख सकता है। ना ही कोई राइमिंग स्कीम का लफड़ा होता है उसके साथ, ना ही मीटर की कोई बाउंडेशन होती है, ना ही पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह की कोई बाउंडेशन होती है। तो ऐसे जो पोएम्स लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्री वर्स। तो आपने देख लिया ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में माइनर सा डिफरेंस। ब्लैंक वर्स वो हो गया जिसमें मीटर है बट राइम स्कीम नहीं है या राइमिंग नहीं है, और फ्री वर्स वो हो गया जिसमें ना तो मीटर है और ना ही राइम है। ओके, नेक्स्ट अपना जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सटायर। सटायर, तो बच्चों सटायर को देखिए क्या लिखा है, अ कॉमिकल पीस ऑफ राइटिंग। सटायर क्या होता है, एक कॉमिकल पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब राइटिंग का ही एक पीस है लेकिन इसमें कॉमिक होता है। कॉमिक मतलब मजाक। कॉमिकल पीस ऑफ राइटिंग विच मेक्स फन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी। सटायर क्या कर रहा है कि एक राइटिंग का पीस है जो कॉमिक है, और क्यों है ये, ताकि वो मजाक बना सके किसका, किसी इंडिविजुअल पर्सन का या किसी सोसाइटी की। जैसे आगे, टू एक्सपोज इट्स फॉली एंड फॉल्ट्स। क्यों बनाया जा रहा है मजाक, क्यों किया जाता है सटायर, ताकि उनकी फॉलीज मूर्खता को और उनके फॉल्ट्स उनकी कमियों को दर्शाया जा सके। लेकिन सटायर लिखने से पीछे या सटायर लिखने के पीछे राइटर का एक एम होता है, एक एम होता है, एक पर्पस होता है। वो अपने अंदर एक होप रखता है। एक होप क्या रखता है कि बिहाइंड इट द राइटर होप्स दैट दोज ही क्रिटिसाइजेज विल इम्प्रूव देयर वीकनेस। क्या कह रहा है कि सटायर लिखने के पीछे राइटर के अंदर एक होप होता है, एक आशा होती है उसके अंदर कि मैं जिनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जिनके ऊपर सटायर कर रहा हूँ, शायद वो अपनी वीकनेस को सुधार लें या अपनी कमियों को सुधार लें। ओके बच्चों, तो ये हुआ सटायर। नेक्स्ट वन है आयरनी। व्हाट इज आयरनी? तो बच्चों सटायर और आयरनी लगभग सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है आप पढ़ेंगे तो अभी देखेंगे कि आयरनी क्या है कि इट इज अ स्टोरी टेलिंग टूल। सटायर भी स्टोरी टेलिंग टूल है, ये भी स्टोरी टेलिंग टूल है। क्या है? यूज्ड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाउ द थिंग्स सीम एंड हाउ दे रियली आर। आयरनी में क्या होता है कि एक कमेंट किया जाता है या एक चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो नहीं है। इट मीन्स अपोजिट क्वालिटी। जैसे कि आपका एक दोस्त है और आपको उसने चीट किया, आपको धोखा दिया, फिर भी अगर ग्रुप में कहीं आप उससे मिलते हैं तो आप उससे ऐसे कहें, वाह यार क्या दोस्त है, ऐसे दोस्त की तो सभी को तलाश होनी चाहिए। तो आप क्या करें? जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है कि वो चीटर है। तो यही चीज़ आयरनी में आता है कि जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या है? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। इट मीन्स जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और रियलिटी में वो क्या है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। इट मीन्स दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है। तो आयरनी बच्चों ये हुआ। तो आपने देखा सटायर में क्या हो रहा है, किसी के ऊपर कमेंट किया जा रहा है और उसमें एक एम छुपा हुआ है कि शायद मेरे कमेंट से उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए या अपने अंदर वो सुधार ले आए। जबकि आयरनी में क्या हो रहा है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ना प्रेजेंट करके बिल्कुल उसके अपोजिट उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आयरनी और सटायर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आपको आयरनी और सटायर शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना जो बनता है, तो बच्चों हमने सटायर और आयरनी को देख लिया। अब
नेक्स्ट जो अपनी लिटरेरी डिवाइस है वो है प्लॉट। प्लॉट क्या है बच्चों? तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप कोई सीरियल देखते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं, जो उसकी मेन स्टोरी होती है वही प्लॉट है। इट मीन्स अगर हम कहें कि स्टोरी एक शरीर है तो प्लॉट उसकी आत्मा है, उसकी सांसें हैं। तो प्लॉट किसी स्टोरी में, किसी नॉवल में एक आत्मा, एक सांसों का रोल प्ले करता है। देखिए क्या है प्लॉट। प्लॉट इट इज नोन एज फाउंडेशन ऑफ अ नॉवल और स्टोरी। ये क्या है? आधार है। किसका आधार है? कोई भी स्टोरी हो, कोई भी नॉवल हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी प्ले हो, कुछ भी हो, अगर कोई स्टोरी फॉर्म में है या ड्रामा फॉर्म में या प्ले फॉर्म में है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? तो वो है प्लॉट। ओके, आगे देखते हैं क्या है। विच अराउंड विच द कैरेक्टर्स एंड द सेटिंग्स आर बिल्ड। मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के, जो सेटिंग्स होती है, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होती हैं? प्लॉट पे। इट मीन्स प्लॉट के अराउंड ही ये कैरेक्टर्स और स्टोरीज क्या करते रहते हैं? राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? इट मीन्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स। प्लॉट का मतलब क्या होता है? जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टोरी में, उन सबको एक लॉजिकल मैनर में क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। तो बच्चों प्लॉट समझ में आ गया कि प्लॉट क्या है? कि प्लॉट किसी स्टोरी, किसी प्ले या किसी नॉवल का बेस है, फाउंडेशन है, उसकी आत्मा है, उसकी सांसें हैं। और ये क्या करती हैं? ये उस स्टोरी में, उस नॉवल में, उस प्ले में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं, उन सबको क्या करती हैं? ऑर्गेनाइज करती हैं। कौन? प्लॉट। ओके, अब बच्चों बात करें तो प्लॉट बच्चों 5 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब कोई भी प्लॉट वो 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। एक प्लॉट या एक स्टोरी या एक नॉवेल या एक प्ले 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। हम कोई मूवीज भी देखते हैं ना, तो वो भी इन्हीं 5 स्टेप्स पे बेस्ड होता है। तो आप देखिए कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं। तो देखिए फर्स्ट वन है एक्सपोजिशन। ये प्लॉट का एक डायग्राम है। जब कोई स्टोरी किसी प्ले में चलती है या कोई प्लॉट किसी नॉवल में या किसी मूवी में या किसी सीरियल में चलता है, तो उसका क्रम या उसकी जो चलने की दिशा है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से होती है। तो कैसे होती है? तो आप देखिए, सबसे पहले आप कई मूवीज देखते हैं खुलने के बाद या मूवीज स्टार्ट होने के बाद आप देखते हैं, तो सबसे पहले उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि ये मिस्टर ये हैं और ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, पहला जो पार्ट आएगा या पहला जो स्टेप आएगा किसी स्टोरी का या किसी प्लॉट का, वो होता है एक्सपोजिशन, या उसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया प्लॉट का इंट्रोडक्शन। इसमें कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसमें सेटिंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सेटिंग्स मतलब बच्चों कहाँ के रहने वाले हैं, क्या जॉब करते हैं, ये सब किस में आ जाएगा? सेटिंग्स में। तो इसमें सेटिंग्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें अगर उस स्टोरी में या उस प्लॉट में या उस मूवी में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सपोजिशन है या इंट्रोडक्शन है वो किसके किसके बारे में हो गया? तो एक तो कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा सेटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, तीसरा उसके प्रॉब्लम्स के बारे में या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और इस पार्ट को या पहले स्टेप को हम कहते हैं एक्सपोजिशन या इंट्रोडक्शन। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट स्टेप अपना आता है वो है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन बच्चों यहां आपने डिस्कस कर लिया कि आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी गई है। आप कई बार मूवीज में देखते हो, कोई हीरो है,
उसको पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि ये है और इसके घर में ये तकलीफ़ें हैं। उन तकलीफ़ों से लड़ने के लिए वो जो एक्टिविटीज़ करता रहता है ना, या उन तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए वो जितने प्रयास करता रहता है, वो क्या कहलाता है? राइजिंग एक्शन। इट मीन्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम जो भी स्टेप्स अपनाते रहते हैं या जो भी कोशिशें करते रहते हैं, वो कहलाती है राइजिंग एक्शन। मतलब यहाँ पे एक्शन राइजिंग फॉर्म में होती है, मतलब तीव्र गति में एक्शन यहाँ तीव्र होती है, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है क्लाइमेक्स। बच्चों यहाँ एक्शन तो चल रहा होता है, बट इस एक्शन का रिजल्ट निगेटिव ही निगेटिव रहता है। मतलब वो कितनी भी कोशिशें कर लेता है लेकिन उसको यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। और तीसरा जो स्टेप आता है बच्चा, वो है अपना क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है? जब ये प्रॉब्लम्स अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए, मतलब जब प्रॉब्लम्स अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए। कई बार आप देखते हो कि कोई व्यक्ति या किसी मूवी में कोई कैरेक्टर जो है गरीब है और उस गरीबी से लड़ने के लिए वो अपने लिए कुछ कोशिशें करता रहता है। आपको प्रेजेंट का एक एग्जांपल दूं कि अभी कोरोना काल चल रहा है और उसमें आपने देखा होगा कई लोग बेरोजगार हो गए और बेचारे कई जो कर्मचारी जो मिलों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले हैं, उन बेचारों ने अपनी नौकरी छोड़ के अपने घर पे चले गए हैं और वो बेचारे अपनी ज़िंदगी को या अपने जीवन यापन करने के लिए वो तरह तरह की हथियार या हथकंडे अपना रहे हैं ताकि उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही क्योंकि इस समय सारी चीज़ें लॉकडाउन है, उनको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। और जब उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग इतने हल्के होते हैं या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान के सुसाइड कर लेते हैं। उनकी कहानी यही खत्म हो जाती है। जबकि कुछ लोग तब भी हाथ पांव मारते रहते हैं या कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना जारी रखते हैं। तो बच्चों क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन आने लग जाता है। मतलब यहाँ पे राइजिंग एक्शन में क्या हुआ था कि हम एक्शन कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है, हमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है और इसको कहते हैं हम फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन मतलब ये हो गया, क्लाइमेक्स के बाद हमारे सामने सॉल्यूशन दिखाई देने लग जाता है, हमें सॉल्यूशन का रास्ता बनने लग जाता है। और जब सॉल्यूशन निकल के आ जाता है और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है तो लास्ट में क्या हो जाता है, रिसोल्यूशन। लास्ट में क्या हो जाता है बच्चों, रिसोल्यूशन, जिसको आप कंक्लूजन भी कहते हो। तो लास्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम का द एंड हो जाता है और इसी को हम कहते हैं रिसोल्यूशन या कंक्लूजन। तो आपने ये देखा कि प्लॉट हमारा क्या हो गया, किसी स्टोरी का, किसी प्ले का, किसी नॉवेल का क्या है, आधार है, बेस है, उसकी आत्मा है। और ये प्लॉट क्यों होता है, ताकि ये उस स्टोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है, उस स्टोरी में जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनको एक लॉजिकल मैनर में या एक लॉजिकल सीरियल में एडजस्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, ये काम होता है इस प्लॉट का। और फिर हमने ये देख लिया कि प्लॉट 5 स्टेप्स में डिवाइड है। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसमें प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फिर दूसरा होता है राइजिंग एक्शन, जिसमें हम प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। तीसरा स्टेप होता है क्लाइमेक्स, जब हमारी प्रॉब्लम्स चरम सीमा पे पहुंच जाती है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है। फिर चौथा स्टेप होता है अपना फॉलिंग एक्शन, जब हमारे पास उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाता है। और पांचवा है रिसोल्यूशन या कंक्लूजन, जब हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरी तरह से निकल जाता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और स्टोरी क्या हो जाती है, द एंड हो जाती है। तो बच्चों आज हमने इन 5 लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई हो, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या इसके बारे में आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।